हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था भाई, इंपल्स के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं कि आपके जो फोर्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई फोर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। फोर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम भाई। तो देखो, फोर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम के अंदर क्या आएगा आपका। हम इसको पहले भी कर चुके हैं जब हमने सेकंड यूनिट के अंदर टॉपिक किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वॉकिंग ऑफ मैन वाला बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो इसके अंदर हम क्या दिखाएंगे कि जो घोड़ा होता है, जो हॉर्स होता है, वो उसके पीछे जब हम कोई भी एक कार्ट लगा देते तो उसको कैसे वो खींचता है भाई, कैसे उसको पुल करके वो लेके जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या मान ली, एक कार्ट मान ली भाई। ये हमने कार्ट मान लिया, इसके क्या हो गए, व्हील्स हो गए भाई। ठीक है, ये आगे जोड़ रखी किससे, एक हॉर्स से। ठीक है, यहां से हम एक हॉर्स मान लेते हैं, यहाँ पर कोई भी हॉर्स है। ठीक है, ये क्या भाई, अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर ये चलेगा। तो देखो भाई, हॉर्स हम एज्यूम कर लो आगे की, आगे घोड़ा हमने लगा रखा है। ठीक है, या किसी की ड्राइंग अच्छी तो आप हॉर्स बना भी सकते हो। तो देखो भाई, ऐसे किस तरह से घोड़ा होगा भाई हमारे पास। ठीक है, उसी क्या होगी, चार टांगे होंगे भाई ऐसे। ये उसका फेस होगा इस तरह से, ये हमने घोड़ा लगा दिया भाई। ठीक है, अब देखो जब ये चलेगा, जब इसको खींच के लेके जाएगा तो कैसे फोर्स लगेगा भाई। तो देखो इसके साथ इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा ना भाई। ठीक है, तो देखो फोर्स लगाएगा तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल क्या है, सरफेस। इसके पैरेलल हमने यहां पर सरफेस एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हम क्या दिखाते हैं, फोर्स दिखाते। तो ये फोर्स की डायरेक्शन में लगा रहा है भाई, फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा ना। इस फोर्स को मैं ऊपर दिखा देता हूं, तो ये इसने क्या लगाया भाई, फोर्स लगाया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना के, थीटा एंगल बना के। ठीक है, तो इसने हॉरिजॉन्टल के साथ फोर्स लगा दिया भाई। तो हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए भी कोई चीज चाहिए भाई। तो आपकी होती है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या करती है, जितना हम फोर्स लगाते हैं उसको क्या करती है, बैलेंस करती है। और नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल इसकी क्या होती है, एंटी पैरेलल जाती है फोर्स के भाई। ठीक है, यानी तो देखो फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या होगी भाई आपकी, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। तो देखो भाई, नॉर्मल रिएक्शन दोनों क्या लगी, इस तरह से लग गई। लेकिन आगे चलने का मसला भी हल नहीं हुआ। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आर को हम दो कंपोनेंट के अंदर क्या कर लेते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं भाई। तो इसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो ये कंपोनेंट तुम्हारे पास हो गया आर कोस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा भाई। और जब इसके साथ एंगल नहीं बन रहा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट हुई। ठीक है, आर साइन थीटा हो गया। अब यहां से देखो, इस जो फोर्स है इसका भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा भाई। ठीक है, तो इसका वेट, अगर इस पॉइंट के ऊपर ये घोड़ा है तो इसका वेट कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा भाई। हमें पता है जो वेट होता है हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड एक्ट। तो देखो भाई, आर साइन थीटा किसके अपोजिट है, डब्ल्यू के। तो वेट को किसने बैलेंस कर लिया, आर साइन थीटा ने। एफ को किसने बैलेंस कर लिया, आर ने। लेकिन जो आर कोस थीटा है इसको किसने बैलेंस किया भाई। ठीक है, इसको किसी ने बैलेंस नहीं किया। लेकिन देखो साथ में क्या, हमारी कार्ट भी है। जब इसको आगे की तरफ खींचेगा, ये जो फोर्स है इसके ऊपर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। तो ये जो कार्ट है ये भी तो इसको वापस खींचेगी भाई, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो देखो जितना फोर्स में फोर्स लगाया उतना इसने पीछे की तरफ फोर्स लगाया भाई। अब इसका जो वेट है इस कार्ड का, वो वेट क्या एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। इसको मैं W1 मान लेता हूं, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इसको भी बैलेंस करेगा कौन, नॉर्मल रिएक्शन। वो क्या होगी हमारी आर। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस तरह से एंटी पैरेलल में जाती है। तो देखो इसका जो वेट था वो क्या कर लिया, नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर लिया भाई। यहाँ पर जो W है, फोर्स का जो वेट है, वो किसने बैलेंस कर लिया, आर साइन थीटा ने बैलेंस कर लिया। यहाँ पर जो टेंशन है, यानी देखो जब फोर्स इसको खींचेगा तो इसके अंदर खिंचाव प्रोड्यूस होगा भाई। तो इस टेंशन को मैं मान लेता हूं T1। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, लेकिन ये भी तो फोर्स को पीछे खींचेगी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसने टेंशन लगा दी T2। लेकिन T1 और T2 दोनों क्या होंगी, इक्वल एंड अपोजिट होंगे भाई। तो T1 को किसने बैलेंस कर लिया, T2 ने। लेकिन R cos थीटा को किसने बैलेंस किया भाई, किसी ने नहीं। और R cos थीटा किस में जा रहा है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है ऐसे। तो ये फोर्स क्या करेगा, इस कार्ड को आगे लेके जाने में क्या हो जाएगा, एबल हो जाएगा भाई, इसको आगे ये ले जाएगा। तो आर साइन थीटा किसके इक्वल है,
W के इक्वल, ठीक है। और जो W1 है वो किसके इक्वल है, R1 के इक्वल है। और यहां से क्या है, T1 है वो किसके इक्वल है, T2 के। लेकिन जो R cos थीटा है हमारे पास वो किसके इक्वल है, किसी के इक्वल नहीं। तो ये क्या करेगा, मूव फॉरवर्ड। तो ये क्या करेगा भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। और जो आपकी कार्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगी आपकी, ठीक है। तो आर cos थीटा हमारी हेल्प करेगा, यानी फोर्स की हेल्प करेगा इस कार्ट को आगे लेके जाने में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं भाई, फोर्स और कार्ट प्रॉब्लम को हम देखते हैं। तो इसके अंदर हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ भी अप्लाई किया है कि जब तक ये फोर्स इसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेगा तब तक ये रेस्ट में रहेगी। सेकंड लॉ में क्या है कि जब ये फोर्स ने फोर्स अप्लाई किया तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी F = ma। और थर्ड लॉ आपने यहाँ पर देख लिया T1 = T2 यानी एक्शन = रिएक्शन। तो इसके अंदर हमारे पास न्यूटन के तीनों लॉ हमने क्या करके दिखा दिया भाई, एप्लीकेबल दिखा दिया भाई। तो देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो किसको दिखाता है, फोर्स को डिफाइन करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करेगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताएगा, वो फोर्स को मेजर करेगा कि कितना फोर्स इसने लगाया है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या करता है, फोर्स को मेजर करता है, उसकी वैल्यू बताता है। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या करेगा भाई, न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या बताएगा, नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बताएगा कि आपका जो फोर्स है उसका नेचर आपका कैसा है भाई, यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, फॉरवर्ड में जा रहा है, बैकवर्ड में जा रहा है, किस टाइप का उसका फोर्स है। तो ये आपने ध्यान रखने की न्यूटन के तीनों लॉ किस किस के बारे में बताते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, फोर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई कि अपरेंट वेट ऑफ मैन इन एलिवेटर, यानी जब आप लिफ्ट के अंदर जाते हो तो आपका वेट कितना होता है, अपर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी तरह है। तो देखो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा भाई, अपरेंट वेट ऑफ मैन इन एलिवेटर। apparent weight of a man in एलिवेटर। लिफ्ट बोल दो, एलिवेटर बोल दो, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो उसके अंदर मैं क्या बताना भाई, लिफ्ट और लिफ्ट, चलो मैं लिख देता हूँ, कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है। लिफ्ट और एलिवेटर के अंदर क्या होगा भाई, इसका अपरेंट वेट कितना होगा। अब देखो एक होता हमारा एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट क्या है, हम यहाँ पर खड़े हैं ग्राउंड के ऊपर, हमारा अब जितना भी वेट है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, वो हमारा क्या होता है एक्चुअल वेट। लेकिन जब हम लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो हम क्या होते हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे आते तो नीचे आ रहे हैं। तो उस केस में आपने कभी फील किया हो तो आपको ये लगेगा कि कई बार आपको अपना वेट ज्यादा फील होने लग जाता है, कई बार कम फील होने लग जाता है। तो किसकी वजह से, वो जो कम या ज्यादा आपका वेट होता है उसको हम बोल देते हैं अपरेंट वेट भाई, ठीक है। तो उस अपरेंट वेट को हमें दिखाना है कि वो ज्यादा हुआ या कम हुआ जब हम एलिवेटर के अंदर क्या करते हैं, ट्रेवल करके जाते हैं भाई, ठीक है। तो जब इसके अंदर ट्रेवल करके जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या था भाई, एक हम अपरेंट वेट मानते हैं, अपरेंट वेट, एक हमारे पास होता है एक्चुअल वेट। एक अपरेंट वेट हो गया, दूसरा हमारे पास क्या होगा भाई, एक्चुअल वेट हो जाता है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट है, अपरेंट क्या होता है जब कम या ज्यादा होता है आपका वेट, एक्चुअल क्या होता है जो एक्चुअल वैल्यू होती है। तो फर्स्ट केस के अंदर हम चलते हैं भाई कि हमारा हम फर्स्ट केस एज्यूम करते हैं कि जब आपका एलिवेटर रेस्ट के अंदर होता है, व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट, यानी जब आपकी लिफ्ट रेस्ट में होगी, ठीक है, तब आपका उसके अंदर अपरेंट वेट क्या होगा। जैसे आप लिफ्ट के अंदर जाओ तो आप जो वेइंग मशीन होती है उसको साथ लेके जाओ, उसको नीचे रखे आप उसके ऊपर खड़े हो जाओ, ठीक है। फिर जो वो लिफ्ट रेस्ट में है वो नहीं चल रही, अपना वेट मेजर करो। फिर जब वो ऊपर जा रही है तब फिर अपना वेट देखो उसके अंदर आपका वेट कितना है, और जो फिर वो जब नीचे आएगी तब आपने उसके अंदर अपना वेट देखना भाई कितना वेट है, ज्यादा है या कम है। तो देखो जब एलिवेटर क्या होगी, रेस्ट के ऊपर होगी, तो जब ये एलिवेटर रेस्ट के ऊपर होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, 0। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन भी इसकी क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। और जो वेट होता है हमारा W, वो किसके इक्वल होगा,
mg के इक्वल हो जाएगा भाई। यानी ये w हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल वेट, और w डैश से हम लिखाएंगे वो हमारा हो जाएगा अपेरेंट वेट। तो w हमने किसके इक्वल दिखा दिया, mg, यानी रेस्ट पे खड़ी है, वो रेस्ट पे है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, चाहे वो टॉप फ्लोर पे हो लेकिन वो रेस्ट में है, तो आपका जो वेट होगा, जो अपेरेंट वेट होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्चुअल वेट के इक्वल हो जाएगा। तो w की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, यहां से mg के इक्वल। अब देखो इसके डायग्राम से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या मान ली, लिफ्ट मान ली हुई, ठीक है, इसके अंदर हम खड़े हैं इस तरह से, तो यहां पर है, तो इसके अंदर देखो हमारा जो वेट है वो कैसे एक्ट करेगा, mg डाउनवर्ड में एक्ट करेगा, और यहां से जो फोर्स लगेगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, अपर डायरेक्शन में हो जाएगा भाई। नॉर्मल रिएक्शन हमने पिछले में भी की है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, आपका जो वेट है वो डाउनवर्ड, और इसकी एक्सेलरेशन किसके इक्वल है भाई, 0 के इक्वल, ठीक है। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं ना, आर एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो आर इज इक्वल टू एम जी, आर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, हमारे पास एम जी हो जाएगा। तो अगर हम इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में, कि आपका जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या, 0। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 0, ठीक है। तो यहां से जो r होती है नॉर्मल रिएक्शन, यही क्या बताती है हमें, हमारा जो वेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो देखो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 0, यानी इसका मतलब क्या है, r की वैल्यू भी किसके इक्वल है, mg के इक्वल। तो इस केस में हमारा कोई भी अपरेंट वेट नहीं आएगा, यानी जो हमारा अपरेंट वेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे एक्चुअल वेट के इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक है। जब आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में हम चलते हैं भाई, जब आपकी लिफ्ट है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। When elevator move in upward and downward direction, यूनिफॉर्मली, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी भाई। तो देखो ये हमने क्या मान लिया, अपनी लिफ्ट मान ली, इसके अंदर क्या है भाई, हम खड़े हैं इस तरह से, ये हमने लिफ्ट एज्यूम कर ली, इसके अंदर हम यहाँ पर खड़े हैं ऐसे। तो देखो जो हमारा वेट है वो क्या करेगा, mg नीचे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी क्या करेगी भाई, एक्ट करेगी। अब इस केस में देखो, अब वो क्या जा रही है भाई, यूनिफॉर्मली जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी वो अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड आए, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब भाई, एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है, यानी जो वेलोसिटी है वो उसकी क्या है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, उसकी एक्सेलरेशन के अंदर कोई भी चेंजमेंट हमारा नहीं हो रहा भाई। तो इस केस में भी देखो हमारे ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, यूनिफॉर्म में ऊपर जा रही है, यूनिफॉर्म में वो नीचे आ रही है। इस केस में भी हमारा क्या हुआ, r किसके इक्वल हो जाएगा भाई, mg के इक्वल हो जाएगा। तो r माइनस एम जी करोगे आप तो क्या हो जाएगा भाई, 0 के इक्वल। तो दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो जब इन दोनों का डिफरेंस 0 के इक्वल आता है तो हमारा जो एक्चुअल वेट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, अपरेंट वेट के इक्वल हो जाता है, यानी हमारे एक्चुअल वेट के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा जब आपकी लिफ्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड यूनिफॉर्म मोशन में जाएगी, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जाएगी, तो एक्सेलरेशन आपकी एक इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन a तो होगी, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो क्या जा रही है, यूनिफॉर्म के अंदर जा रही है। यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। लेकिन चेंज इन, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी क्या आपकी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी आपकी और डिवाइड बाय टाइम। तो कांस्टेंट को जब हम टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 0 के इक्वल आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो जब आपकी एक्सेलरेशन 0 आ गई तो हमारा कौन सा केस आ गया, फर्स्ट वाला केस आ जाता है। और इस केस में r किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों का जो एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट है दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब थर्ड केस आता है, जब ये एलिवेटर आपकी क्या करती है भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी सॉरी यूनिफॉर्म में तो हमने दिखा दी
एक्सेलरेटेड मोशन के साथ अपवर्ड में जाएगी। When elevator moves in upward direction with accelerated motion, जब वो एक्सेलरेटेड मोशन के साथ क्या करेगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड में जाएगी। तो एक्सेलरेटेड मोशन होगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी भाई, और इक्वल भी चेंज नहीं होगी। तो ये हमने क्या माने, अपनी लिफ्ट एज्यूम कर ली भाई। यहाँ पर हम खड़े हैं ऐसे इस तरह से, तो देखो जो हमारा वेट होगा वो हमेशा क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा भाई, ठीक है। अब देखो जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो भी अपवर्ड, लेकिन अब ये क्या करिए, एक्सेलरेटेड मोशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना भैया, ठीक है। तो देखो अब हमारा जो ऊपर वाला कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, आर किसको बैलेंस कर रहा था, एमजी को, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में एक और क्या लग गया, फोर्स लग गया भाई। तो ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये फोर्स कितना ज्यादा होगा, यानी आर और एमजी के बीच में कितना हमारा डिफरेंस आएगा। तो और आर और एमजी के बीच में हमारा जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा भाई। अब देखो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है ना, तो अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं क्या कर दूं आर माइनस एम जी, अगर मैं आपको ये कह देता हूं कि ये जो फोर्स लग रहा है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, आर की डायरेक्शन में, तो आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, जितना आर और एम जी के बीच में डिफरेंस आएगा उतना ही क्या लगेगा, यहाँ पर एफ की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। यानी पहले आर और एम जी दोनों इक्वल होते थे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो वो फोर्स किसके अंदर ऐड होगा, आर की डायरेक्शन में तो ऐड होगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ेगी, जितना हम फोर्स लगाएंगे। अगर मैं आर में से एमजी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो यहां से एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, निकल के आ गई। अब अगर मैं यहां से जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन होती है, यही क्या बताती है हमारा एपरेंट वेट, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं आर, तो आपका एमजी इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, आर को इस तरह अगर इसको लेके आएंगे तो क्या होगा, एफ प्लस एम जी भाई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एफ प्लस एम जी। अब इसके अंदर देखो जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर सकता हूं m इंटू में a प्लस m इंटू में g, और यहां से इन दोनों में से मैंने m कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया, a प्लस g भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस g बच गया। तो यहां से मैं क्या पता लगता है कि जब ये अपवर्ड में जाएगी, ठीक है, तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो किसके अंदर ऐड हो जाएगी, ग्रेविटी के अंदर ऐड हो जाएगी। यानी देखो दोनों चीज प्लस में आ रही है, पहले तो उसके अंदर नॉर्मल एक्सेलरेशन होती थी a, लेकिन फिर उसके अंदर क्या होगा, ग्रेविटी भी ऐड होगी दोनों के अंदर, तो उसका जो अपरेंट वेट हो क्या आ जाएगा, बढ़कर आ जाएगा। यानी जो r की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, mg से। तो आपका जो अपरेंट वेट है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे भैया, आपके एक्चुअल वेट से। तो अपरेंट जो एक्चुअल वेट होता था mg के इक्वल दिखाते थे, अपरेंट वेट हमने किससे दिखाया है, r से। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, mg से ज्यादा, यानी आपका जो अपरेंट वेट है वो किससे ज्यादा होगा भाई, एक्चुअल वेट से आपका ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भैया आपका किसमें, जब एलिवेटर अब अपवर्ड में जा रही थी, अब हम इसको कैसे लेके जाएंगे भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम इसको लेके जाएंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूं, इसी के अंदर करेंगे, ठीक है। अपवर्ड, अब हम क्या करेंगे, इसको डाउनवर्ड मोशन के अंदर लेके जाएंगे भाई। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो यहां से देखो भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो फोर्स कैसा लगेगा, डाउनवर्ड में F, ठीक है। अब देखो फोर्स नीचे डाउनवर्ड में लग गया, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो अब फोर्स लगा है mg के, अगर ये रेस्ट भी होती है फोर्स नहीं लगाते तो r इक्वल टू क्या होता है mg, लेकिन अब फोर्स लगा डाउनवर्ड में, तो कौन सा कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, इस mg की वैल्यू ज्यादा होगी, mg की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मैं फोर्स को कैलकुलेट करूंगा तो अब मैं mg में से r को सब्ट्रैक्ट करूंगा भाई, तभी हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, जो फोर्स लगे वो कितना हो जाएगा,
mg कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा होगी इस फोर्स लगने की वजह से, तो mg में से मार को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तब मेरे पास क्या जाएगा, फोर्स निकल के आ जाएगा ना भाई, कि फोर्स हमारे पास कितना हुआ। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी अच्छे से। तो यहाँ से अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को करता हूँ, r को मैं इस तरफ लेके आता हूँ और f को उस तरफ लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा mg माइनस f, और f किसके इक्वल होता है भाई, m इंटू a के इक्वल होता है यहाँ से। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, mg माइनस ma, तो यहाँ से m हमने कैलकुलेट कर लिया, तो क्या बच गया g माइनस a। यानी कि इस केस में देखो ग्रेविटी में से एक्सेलरेशन को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करके कोई चीज आती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, कम आती है। यानी देखो एक्चुअल वैल्यू होती है आपकी g, और g में से हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वैल्यू क्या आएगी, कम। तो इस केस में आपका जो वेट है, एपरेंट वेट है, वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, आपके एक्चुअल वेट से, ठीक है। यानी कि आपका जो एक्चुअल वेट है आपको कैसा आएगा भाई, आपको घटा हुआ फील होगा। जब आप लिफ्ट में नीचे की तरफ आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से हल्के हो गए, और जब ऊपर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप भारी हैवी हो गए, आपका वेट बढ़ा हुआ आपको लगेगा। लेकिन जब नीचे आओगे तो आपको लगेगा कि आपका वेट क्या होगा, कम हो गया, और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आर हमारे पास क्या एपरेंट वेट है, एम जी क्या है, एक्चुअल वेट है। तो एपरेंट वेट की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वेट से क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है हमारे पास यहाँ से भाई, ठीक है। लेकिन देखो जब हमारे पास ये तो हमारे पास अप और डाउन मोड केस दिखा दिया, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं भाई कि जो लिफ्ट है, एंड अगर ये लिफ्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है भाई, अगर ये ग्रेविटी के इफेक्ट में क्या करती है, नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट केस हम देखते हैं, व्हेन एलिवेटर फॉल्स, या फिर फ्री फॉल ऑफ बॉडी बोल दो भाई, फ्री फॉल ऑफ बॉडी। जब हम फ्री फॉल ऑफ बॉडी करेंगे, यानी जो एलिवेटर है वो फ्री फॉल आएगा, यानी उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, जी के इक्वल हो जाएगी भाई। फ्री फॉल के अंदर क्या होगी, अंडर ग्रेविटी में नीचे आएगी, वो ग्रेविटी में नीचे आएगी, तो ये जो फोर्स होगा इसमें जो डाउनवर्ड में जो एक्सेलरेशन लगेगी वो क्या होगी, जी के इक्वल हो जाएगी। यानी इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी। लेकिन केस कैसा है, वही डाउनवर्ड वाला केस है ना भाई। तो देखो डाउनवर्ड वाले केस में हमने आर की वैल्यू क्या निकाली थी, एक्सेलरेशन की वाले केस में आर इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आई थी एम इंटू में जी माइनस ए, आर इज इक्वल टू में जी माइनस ए। तो इस केस में क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन जो वो फ्री फॉल में नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर अगर ए की जगह मैं जी पुट करता हूं तो एम इंटू में जी माइनस जी, तो क्या होगा जीरो, यानी आर की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो उसका अपरेंट वेट क्या हो जाएगा जीरो। यानी अपरेंट वेट जीरो होने का क्या मतलब है भाई, कि वो जो बॉडी है वो आपको कैसा फील करेगी, वेटलेस, तो उसको ये लगेगा कि उसके अंदर कोई वेट ही नहीं है, ठीक है। यानी हम लिफ्ट के अंदर हैं, लिफ्ट क्या होती है, जो उसकी एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है, यानी उसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की 9.8 हो जाती है, उसके साथ वो नीचे आती है। तो हमारे ऊपर भी सेम ग्रेविटी अप्लाई हो रही है 9.8, और लिफ्ट के ऊपर भी 9.8 है भाई, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, सेम ग्रेविटी से नीचे आएंगे, ठीक है। तो उस केस में हमें ना तो ये लगेगा हम लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, तो उस केस में हमें जो अपना अपरेंट वेट है वो कैसा दिखाई देगा, जीरो के इक्वल दिखाई देगा। यानी उस केस में हम ये देखेंगे कि हम कैसे हो जाते हैं, वेटलेस हो जाते हैं भाई, ठीक है, वेटलेस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई, कि अगर कोई बॉडी है, यानी जो लिफ्ट है, अगर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा मूव करती है भाई, यानी कि नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाता है कौन सा, फोर्थ फिफ्थ आ जाता है, ठीक है। if downward acceleration is greater than gravity, तो देखो ये केस तो सेम रहेगा क्योंकि डाउनवर्ड वाला केस है और हम नीचे की तरफ आ रहे हैं।
ठीक है। तो ये केस हमारा वेटलेसनेस वाला था। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये इस केस को। अब ये केस आपने इसी का रिजल्ट हमें यूज करना है। तो इसके अंदर देखो, अब हम क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन हो क्या ग्रेटर देन है किसी ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी, ग्रेविटी से ज्यादा। और हम क्या करें, डाउनवर्ड वाले केस में आ रहे हैं, तो डाउनवर्ड वाले केस में सारी चीजें आएंगी, लेकिन जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वही हमें क्या बता रहा है, एपरेंट वेट के बारे में बता रहा है ना, ठीक है। और हमें क्या करना है, एपरेंट वेट निकालना है वही। तो यहां से देखो जो आर की वैल्यू आई है एपरेंट वेट डाउनवर्ड वाले केस में क्या ही है, m इंटू में g माइनस ए। लेकिन इसमें हमने क्या बताया कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है, ग्रेविटी से ज्यादा है आपकी। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू इस g से ज्यादा होगी तो r की वैल्यू आपकी किस में चली जाएगी, नेगेटिव में नहीं चली जाएगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे a की वैल्यू आपकी g से ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और जब हम इसको m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो नेगेटिव में रहेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तो r की वैल्यू आपकी कैसे चलेगी, नेगेटिव। यानी उस केस में हमें अपना वेट कैसा दिखाई देगा, हमें ऐसा दिखाई देगा, हम बिल्कुल वेट लेस से भी नीचे चले गए, यानी हमारा वेट कैसा होगा, नेगेटिव में। तो इसका रीजन क्या होगा, हम उसके फर्श पे खड़े हैं, हमारा वेट नेगेटिव होगा, वो नीचे आएगी तो उसकी हम तो क्या आएंगे, हमारे ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी 9.8, लेकिन वो 9.8 से ज्यादा स्पीड के साथ नीचे आ रही है, लेकिन हम आएंगे वही 9.8 की स्पीड के साथ वही। तो उसके फर्श से हम क्या जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, और उसकी जो छत होती है उससे जाके हमारा सिर लग जाएगा, और पहले लिफ्ट नीचे आएगी, उसके जस्ट 1 सेकंड के अंदर अंदर हम उसके ऊपर आके गिर जाएंगे, यानी नीचे उसके फ्लोर पे आके गिर जाएंगे भाई, ठीक है। यानी हम उसके फ्लोर से उठ के उसकी जो छत होती है ना, जो रूफ होती है, उससे हमारा सिर लग जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अपरेंट वेट नेगेटिव होने का ये मतलब है, ठीक है। यानी जब कोई चीज ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स के साथ नीचे आती है और उसके ऊपर कोई चीज बैठी होती है तो वो चीज उससे उसके सरफेस से ऊपर उठ जाती है, उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहता। तो अगर हम लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, लिफ्ट ज्यादा जैसे ये है, हम ऐसे खड़े हैं, ये तो आएगी, पहले तो दोनों 9.8 से आ रही है तो दोनों साथ साथ आएंगी, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा हो जाती है नीचे आने की, और इसकी क्या है 9.8 है, इसकी मैं क्या कर देता हूँ 10, तो ये 9.8 से आएगी 10 से, तो ये जल्दी जल्दी नीचे आएगी और ये ऊपर, तो ये क्या हो गए, ऐसे अलग हो जाएंगे भाई। और जो ये मैन इसके अंदर खड़ा है, इसकी छत से टकरा जाएगा, ठीक है, और इसके साथ ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, केस होता है कि हम क्या बताते हैं, एपरेंट वेट दिखाते हैं वही किसी भी मैन का, किसके अंदर, एलिवेटर के अंदर। तो इसको आप देख सकते हो, कुछ नहीं, सिर्फ हमें आर और एन को क्या करना, कंपेयर करना है, आर की वैल्यू हमें क्या करनी, फाइंड आउट करनी है, जिस डायरेक्शन में हमारा एफ अप्लाई हुआ उसी कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। एफ की वैल्यू निकालने के लिए उस कंपोनेंट में से दूसरे को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, और वहां से आर की वैल्यू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा अपरेंट वेट निकल के आ जाता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आज जो मैंने आपको समझाया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि बच्चों के कई बार माइंड में नहीं बैठ पाता, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली फील भी कर सकते, देख सकते हैं, जब आप कहीं पर घूमने जाते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर एलिवेटर लगे हुए होते हैं, आपके एक्सेलरेटर भी होते हैं, ठीक है। तो उस पर जब आप फील करोगे, ऊपर जाते टाइम आपको लगता है कि आपका वेट बढ़ गया, क्योंकि ग्रेविटी ऐड हो जाती है, नीचे आते टाइम ग्रेविटी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है एक्सेलरेशन में से, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ग्रेविटी में से, और जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी की इक्वल हो जाएगी तब हमें ये नहीं लगेगा कि हमारे अंदर कोई वेट है, और जब एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटी से ज्यादा हो जाएगी तब हमें ये लगेगा कि हमारे अंदर, हम तो बिल्कुल बिना वेट के हैं, हम उसके फ्लोर से क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था भाई। जैसा भी आपको टॉपिक लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ साथ यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें भैया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।